Hello everyone. I hope you are fine. So today we are going to discuss about Golaknath versus State of Punjab. ये केस लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि देर वाज सीरीज ऑफ केस एक्चुअली. इसके पहले भी एक केस हो गया था रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स और इसके बाद भी एक केस हुआ था. सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. आप बता सकते हो कि वो केस क्या था गोलकनाथ के पहले और गोलकनाथ के बाद कौन सा केस हुआ था जो रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट के अराउंड डील कर रहा था, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो बैकग्राउंड क्या था केस का? सो बेसिकली फैक्ट्स तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, तो मैं फैक्ट्स की डिटेलिंग में नहीं जाता हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आज़ादी के बाद जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे, लाइक फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, सेवन अमेंडमेंट. ये अमेंडमेंट है जो एसेंशियली लैंड रिफॉर्म लॉज के साथ डील कर रहे थे. मतलब आपको पता होगा कि जब ब्रिटिशर्स थे तब ज़मींदारी सिस्टम हुआ करती थी इंडिया में. तो तब की बात अलग थी, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तब ज़मींदार की क्या ज़रूरत थी. तो बेसिकली गवर्नमेंट अलग अलग अमेंडमेंट्स ला के उन्होंने लैंड रिफॉर्म लाने की कोशिश की ताकि जो पीसेंट्स थे, मतलब कि जो गरीब फार्मर्स थे, उनको कैसे अपना हक मिल सकता है. तो हुआ क्या था कि जो गोलकनाथ फैमिली थी उनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी पंजाब के अंदर, और तब की गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953, और उसको उन्होंने अंडर 9 शेड्यूल में डाल दिया था. गोलकनाथ फैमिली थी, उनकी जो 500 एकड़ ज़मीन थी, तो ऑब्वियसली अगर लैंड सीलिंग हो गया है तो मतलब उनको 500 एकड़ वो ओन नहीं कर सकते. उन्हें सरकार को अबाउ सीलिंग जितनी भी लैंड है वो सरकार को वापस देनी पड़ेगी. तो उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है that their fundamental right to property under Article 19(1)(f) and under Article 31 वायलेट हुआ है. तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि पार्लियामेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की. तो कोर्ट के सामने एक ही इश्यू था कि इशू ये था कि क्या पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके अंडर आर्टिकल 368. तो अगर आपको आर्टिकल 368 नहीं पता है तो बेसिकली अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं. 3 टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. फर्स्ट अमेंडमेंट है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सेकेंड है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और थर्ड है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. और जो तीसरा वाला मैंने अभी आपको समझाया वो कब होता है कि जब हम कोई फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करें. सो इस चीज़ को आंसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 11 जजेस की एक बेंच बनाई थी जिन्होंने बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट दिया था. लेकिन हम उनके डिटेल में नहीं जाते अभी. हम 3 जो सबसे बड़े पॉइंट्स है जो हमें डिराइव करने हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं. पहला पॉइंट तो ये था कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड. हाँ, सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा कि वाई फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, बट तब की मेजोरिटी रूलिंग में ने यही कहा था कि पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368 कोई पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है. तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया. सेकेंड पॉइंट ये था डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग. मतलब कोर्ट ने ये कहा कि अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग जो जजमेंट है, तो इस जजमेंट के बाद से अभी पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के अंदर. लेकिन जो पहले अमेंडमेंट हो चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर वो वैलिड रहेंगे. थर्ड पॉइंट था सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बेसिकली कोर्ट का रूलिंग ये था कि फंडामेंटल राइट्स है वो सैक्रोसेंट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एसेंस है. उनको पार्लियामेंट डाइल्यूट नहीं कर सकता है, राइट? तो अगर इसको डाइल्यूट करना हो तो पार्लियामेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनानी पड़ेगी. अंडर आर्टिकल 368 वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकते. तो बेसिकली ये 3 मेन पॉइंट्स थे जो जजमेंट से हम डिराइव कर सकते हैं. अभी इसका इम्पैक्ट क्या है? तो पहला तो इम्पैक्ट ये है कि इससे फंडामेंटल राइट्स को अनलिमिटेड प्रोटेक्शन मिल गया. सो सेकेंड इम्पैक्ट था कि तब की जो सरकार थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया जिसके अंदर पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. मतलब जो पावर्स गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से छीन लिए थे वो गवर्नमेंट ने थ्रू अमेंडमेंट वापस गेन कर लिए. तो आप देख सकते हो ये एक टसल था बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी.
थर्ड था कि केशवानंद भारती केस। आप देख सकते हो कि जो गोलकनाथ केस था वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया था कि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडमेंट की पावर थी उनको छीन लिया था। तो लेटर ऑन गोलकनाथ केस को ओवर रूल करके केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया था, जिससे पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है फंडामेंटल राइट्स, राइट, लेकिन वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एसेंशियल चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको अमेंड नहीं कर सकती है। मतलब आप किसी क्लॉज को अमेंड कर सकते हो, लेकिन उस हद तक अमेंड नहीं कर सकते हो कि उसकी ओरिजिनलिटी है जिसके लिए उस क्लॉज को या आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था, आप उस एसेंस को नहीं निकाल सकते हो। थ्रू दिस रूलिंग देयर केम एन अनदर रूलिंग विच इज़ नोन एज केशवानंद भारती केस। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या हुआ था। आज का यही है गोलकनाथ केस। सी यू गाइज फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।